डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट आप सबका नो द लॉ चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम चैप्टर 29 सीआरपीसी को कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 382 से 385। 382 सेक्शन क्या कहता है कि पेटिशन ऑफ अपील। आपको पता ही है कि जब किसी भी निर्णय का आना होता है, जब कोई निर्णय आ जाता है, जजमेंट आ जाता है, तो उस जजमेंट के खिलाफ अपील होती है। तो प्रत्येक अपील अपीलार्थी या उसके वकील के द्वारा लिखित में पेश की जाएगी और ऐसा अपील का पेटिशन में जजमेंट की कॉपी साथ लगाई जाएगी जब तक न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दिया गया हो। यानी इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि जब कोई अपील किसी निर्णय के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी तो वो अपील कौन पेश कर सकता है? अपीलार्थी या उसका वकील। और उस अपील के साथ क्या चीज़ लगाई जाएगी? कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो उसके साथ लगाई जाएगी जब तक अन्यथा ऑर्डर ना हो। यानी उस कोर्ट के द्वारा मान लिया जजमेंट नहीं मिला है और अपील करना ज़रूरी है तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि विदाउट फाइलिंग द कॉपी ऑफ जजमेंट आई शुड बी अलाउड टू फाइल द अपील। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि 382 के तहत लिखित अपील दायर की जाती है और वकील या अपीलार्थी का वकील वो दोनों जो है दायर कर सकते हैं। और सेक्शन 383 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 383 क्या कहता है कि प्रोसीजर व्हेन एपिलेट इज इन जेल। 382 में तो मतलब आदमी बाहर है, जेल में नहीं है। इन दोनों सेक्शनों के अंदर केवल एक ही अंतर है। 383 क्या है? व्हेन एपिलेट इज इन जेल, जब अपील करता जेल में है। तो फिर अपील कैसे दायर की जाएगी कि जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के खिलाफ जो अपीलार्थी जेल में है वो अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ जजमेंट की कॉपी लगाकर जेल प्रभारी को देगा और जेल प्रभारी जो है या जेल का जो इंचार्ज है वो उस अपील की कॉपी को और जजमेंट को यानी अपील के ग्राउंड्स को समुचित न्यायालय में भेज देगा। जिस भी कोर्ट में अपील जानी है उस कोर्ट में भेज देगा। तो इसके मायने क्या हुआ कि सेक्शन 382 के तहत जो है अपील सीधे न्यायालय में दायर की जा सकती है। 382 के तहत जो है जब आदमी जेल में है तो जेल अथॉरिटीज़ के माध्यम से अपील दायर की जा सकती है। अब 383 क्या कहता है? 384 समरी डिसमिसल ऑफ अपील के अपील का संक्षेप में डिसमिस किया जाना। अब यदि धारा 382 और 383 के अधीन अपील के ग्राउंड्स और जजमेंट्स के पढ़ने के बाद अपील वाली कोर्ट का ये विचार बनता है कि अपील में हस्तक्षेप करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता या सफिशिएंट आधार नहीं बनता तो उस अपील को समरीली खारिज किया जा सकता है। कोर्ट आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड जजमेंट कैन पास एन ऑर्डर समरीली। उसके बाद इसमें दो प्रोवाइडेड दिए हैं। प्रोवाइडेड के क्या कहा है कि किंतु धारा 382 के तहत दायर की गई अपील के तब तक डिसमिस नहीं किया जा सकता जब तक अपीलार्थी या उसके वकील को सुनवाई का सही मौका नहीं दिया जाएगा। अपील कैन बी डिसमिस्ड, ये नहीं है कि मतलब पीछे से बिना वकील के सुने वैसे ही डिसमिस कर दी, नहीं। तो इसके अंदर प्रोवाइडेड दिया है कि अपील जो 382 के तहत दायर की गई है वो तब तक डिसमिस नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके वकील को सुनवाई का सही मौका ना दिया जाए, उचित अवसर ना दिया जाए। 383 के बारे में कहता है कि जब 383 सेक्शन के तहत दायर की गई अपील
वो भी तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का मौका ना दिया जाए, और जब तक अपील वाली कोर्ट की ये राय न हो जाए कि अपील फ्रिविलियस है और दोषी को कोर्ट के सामने कस्टडी में पेश करने के मामले की परिस्थिति के अनुपात में कहीं ज़्यादा असुविधा होगी। यानी कोर्ट को दो ग्राउंड यहाँ पर वो होने चाहिए कि एक तो फ्रिविलियस ग्राउंड है, दूसरा यदि आदमी को कस्टडी में जेल के अंदर बुलाया जाता है तो क्या होगा कि जो मामले की परिस्थिति है उसके अनुपात में कहीं ज़्यादा असुविधा होगी, तो इस आधार के ऊपर भी अपील खारिज की जा सकती है। अब गे क्या कहता है इसमें, तीसरा इसका प्रोवाइडेड का ही वो भाग है कि धारा 383 के अधीन, धारा 383 के अधीन अपील को जब तक समरीली डिसमिस नहीं किया जाएगा जब तक अपील प्रेफर करने का समावधि समाप्त ना हो जाए। यानी जैसे अपील दायर करने का टाइम है 1 महीना, और ये नहीं कि उस 1 महीने का समय समाप्त होने से पहले अपील डिसमिस कर दी जाए। कहता है कि अपील की समावधि जो टाइम है उससे पहले अपील डिसमिस नहीं की जाएगी। ये 384 का सब सेक्शन 1 ने कहा। और सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो कहता है कि अपील को खारिज करने से पहले इस धारा के तहत न्यायालय रिकॉर्ड मंगवा सकता है। कौन सा रिकॉर्ड? जिसके आधार पर लोअर कोर्ट में या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, लोअर कोर्ट ना बोलें क्योंकि ये कोर्ट है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ये अच्छा लगेगा। तो सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जब एपीलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट या सीजेएम की कोर्ट बनती है तो अपील खारिज करने के अपने कारण देंगे। यानी सेशन कोर्ट या सीजेएम कोर्ट while exercising the powers of appellate court will deliver its decision with reasoning, कारण सहित मतलब उसको खारिज करेंगे। यूँ नहीं है कि वैसे ही खारिज कर दिया, कारण सहित खारिज करेंगे। अब 384 का 4 क्या कहता है? 384 का 4 कहता है कि जहाँ अपील धारा 383 के तहत दायर की गई थी, 383 कौन सा? तो जेल के माध्यम से, कि जहाँ अपील धारा 383 के तहत दायर की गई थी और उसे समरीली खारिज किया जाता है, और अपील वाली कोर्ट का ये निष्कर्ष है कि उसी अपीलार्थी और से धारा 382 के अधीन भी अपील की अर्जी दी गई थी और उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो वहाँ धारा 393 चाहे कुछ भी कहती है वो यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगी। यदि न्यायालय सेटिस्फाई हो जाता है कि न्याय हित में इस अपील का सुनना और निपटान करना ज़रूरी है तो वो सुन सकता है और निपटान भी कर सकता है। अब धारा 393 का बीच में जिक्र आया तो 393 को देखना ज़रूरी हो गया है कि 393 क्या है। 393 कहता है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑन अपील। जब अपील होती है तो जजमेंट और ऑर्डर की फाइनलिटी कब होती है और कैसे होती है, ये बात 393 में कही गई है। लेकिन अब उस सेक्शन को मैं पढ़ता हूँ तो आप देखेंगे कि अपील न्यायालय द्वारा पारित जजमेंट और ऑर्डर जो धारा 377, 378, 384 की उपधारा 4 या अध्याय 30 में दिए गए उपबंधों के सिवाय फाइनल होंगे। यानी इन 4 को छोड़ करके कि 378, 377, 384 की उपधारा 4 और अध्याय 30 में दिए गए उपबंधों के सिवाय फाइनल होंगे। यानी इन 4 को छोड़ करके, क्योंकि इनमें इंटरिम की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी बात भी डिसाइड होनी है, तो ये कहता है कि ये फाइनल जब होंगे इनको छोड़ करके। परंतु किसी मामले में जहां अपील कन्विक्शन के विरुद्ध है और अंतिम निपटारा हो जाने पर भी न्यायालय क्या करेगा? धारा 378 के तहत दोष मुक्ति के विरुद्ध उसी मामले में पैदा होने वाली अपील या
धारा 377 के अधीन एनहांसमेंट, एक पार्टी ने एनहांसमेंट की दे दी और एक ने जो है दोष मुक्ति के खिलाफ जो है वो कर दिया। तो कहता है उसी मामले में पैदा होने वाली अपील को सुन सकता है और गुण अवगुण के आधार पर निपटारा कर सकता है। तो ये हमारी धारा 384 कहती है। अब 384 से 86 के ऊपर एक अथॉरिटी मैं आपको बताता हूँ, वो है 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेज, पेज 737, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है स्टेट ऑफ MP वर्सेस राजेश। इसके अंदर क्या कहा गया है कि रिडक्शन इन सेंटेंस फ्रॉम 10 ईयर रिगोरस imprisonment टू पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन विच इज नियरली 3 years and 7 months। 10 साल की रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, 3 साल और 7 महीने का समय बीता था। हाई कोर्ट वाइल रिड्यूसिंग द सेंटेंस नॉट असाइंड एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन्स। जब हाई कोर्ट ने इसका फैसला किया तो कोई एडिक्वेट या स्पेशल कारण नहीं दिए, यानी एडिक्वेट का मैंने सफिशेंट रीज़न नहीं दिए और ना ही स्पेशल कारण दिए। तो हाई कोर्ट जजमेंट वाज वेरी शॉर्ट एंड क्राइप्टिक। क्राइप्टिक के माने होता है गुप्त, यानी कोई ख़ास बात ना कहे, चुपचाप, मतलब गुप्त। तो सम एग्जिबिटिंग कंप्लीट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हाई कोर्ट जजमेंट सेट असाइड एंड केस रिमांडेड बैक फॉर डिसीजन एफरेस। अब 385 के ऊपर हम आते हैं। 385 सेक्शन क्या कहता है? 385 कहता है प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरीली। 384 तो क्या कहता था कि व्हेन अपील्स आर डिसमिस्ड समरीली। 385 क्या कहता है कि प्रोसीजर जब अपील समरीली डिसमिस नहीं की गई तो फिर क्या करेगा? यदि अपील को समरीली डिसमिस नहीं किया गया तो कोर्ट अपील सुने जाने का समय और स्थान निश्चित करेगा, यानी डेट देगा। और डेट देगा तो नोटिस भी देगा। नोटिस किसको देगा? अपीलार्थी या उसके प्लीडर को। फिर दूसरा किसको देगा? राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त अधिकारी को जो इस बिंदु पर या इस मामले हेतु नियुक्त है, जैसे सरकारी वकील है। तीसरा, यदि अपील इस निर्णय के खिलाफ है जो कंप्लेंट पर है, यानी 2 तरीके से है ना, एक तो पुलिस रिपोर्ट पर और एक कंप्लेंट पर। यदि कंप्लेंट के ऊपर कोई केस था और उसका निर्णय आया है तो फिर उसमें किसको देगा? शिकायतकर्ता को, कंप्लेनेंट को। और चौथी बात है, यदि अपील धारा 377 या 378 के अधीन हुई है तो दोषी को देगा। अब 377 को फिर याद करें कि क्या था? 377 है अपील बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटेंस, यानी जब सेंटेंस होगी हो तो स्टेट अपील करती है, एनाउंसमेंट के लिए करती है कि कम दी गई। या 378 क्या है? दोष मुक्ति की दिशा में अपील, जब एक्विटल हो रही हो तो 378 जो है एक्विटल के खिलाफ अपील और 377 जो है सेंटेंस के खिलाफ अपील। तो कहता है कि जब 377 और 378 धारा के तहत अपील की गई है तो ऐसे अधिकारी, परिवादी और एक्यूज्ड सभी को ग्राउंड ऑफ अपील की कॉपी देगा। ये जो है 385 का सब सेक्शन 1 कहता है। अब 385 के सब सेक्शन 2 की तरफ हम ध्यान देते हैं। वो क्या कहता है कि यदि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का रिकॉर्ड्स यदि नहीं आया है तो रिकॉर्ड को मंगवाएगा। प्रोवाइडेड कहा है इसके अंदर, यदि अपील केवल दंड की वैधता यानी लीगलिटी ऑफ सेंटेंस के आधार पर किया गया है कि लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस वो चैलेंज की गई है कि ये नहीं दे सकते थे, तो बिना रिकॉर्ड मंगाए ही अपील का फैसला कर सकता है, क्योंकि लीगलिटी का देखना है, लीगल क्वेश्चन है, रिकॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। क्या इलीगलिटी है बताओ भैया? जैसे 195 में बार किया गया है कि ज्यूरिडिक्शन नहीं है इन सेक्शंस के अंदर, और फिर वहाँ पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और 195 की जो शर्तें थी उसको नहीं माना,
तो ये लीगलिटी का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये कहता है कि जब लीगलिटी ऑफ सेंटेंस के आधार पर बात चैलेंज की गई है तो बिना रिकॉर्ड मंगाए भी अपील का फैसला कर सकता है। और दूसरा है, यदि अपील दंड की कठोरता यानी सीवियरिटी ऑफ कन्विक्शन सेंटेंस सीवियरिटी ऑफ सेंटेंस के आधार पर है तो न्यायालय की अनुमति के बिना अपीलार्थी सीवियरिटी से अलग का कोई बिंदु नहीं उठा सकता। यदि कोई अलग बिंदु उठाएगा तो वो कोर्ट की परमिशन से उठाया जाएगा। तो इसके अंदर ये कहा गया है। अब जो है मैं आपको 3-4 जजमेंट बताता हूँ इसके ऊपर कि रिडक्शन ऑफ सेंटेंस के ऊपर जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वो सारे के सारे जजमेंट्स जो है 4 जजमेंट मैं आपको बताता हूँ, वो चारों के चारों जजमेंट जो है केवल एक ही बात के ऊपर रिमांड हुए हैं। और उसके अंदर क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बद्री एलाइस भूरू का केस था। 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 264 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरा है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गौरी शंकर 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 471 सुप्रीम कोर्ट। तीसरा केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मुरली MULLI मुरली 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 202 सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। और अगला केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भूरू कुंजड़ा 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 749 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो ये केस रिमांड किए गए और इनके अंदर ये कहा गया कि कोर्ट ने माइंड को अप्लाई नहीं किया, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द माइंड है और जो सारे जजमेंट शॉर्ट हैं और क्राइप्टिक हैं, इसलिए ऑल द केसेस आर रिमांडेड बैक टू डिसाइड एफरेस। अब एक जजमेंट में आपको और बताना चाहूँगा, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। 2008 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 894 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके अंदर क्या कहा गया कि नॉन अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज काउंसल, ये जो एक्यूज था ये जेल में था और काउंसिल भी किसी कारण से पेश नहीं हुआ, तो कोर्ट ने जो है उस केस का जजमेंट दे दिया। तो क्या कहता है कि एपिलेट इन जेल, काउंसिल नॉट प्रेजेंट, मैटर शुड बी adjourned and it was the duty of the court to appoint the counsel at state expenses and matter should be decided on merits। ये नहीं कि वकील भी नहीं है, उसका पार्टी भी नहीं है और उसको डिसाइड कर दिया बिना मेरिट के, उसको सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए इस प्रकार हमारे सेक्शन 385 ख़त्म होता है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।